Hello students, welcome to Bansa classes online. I am Jasin Suryavanshi. लास्ट क्लास में स्टूडेंट हमने न्यूट्रिशन इन अमीबा डिस्कस किया था, न्यूट्रिशन इन अमीबा, और हमने एक डायग्राम देखा था बेटा कि किस तरीके से अमीबा के अंदर होलोजोइक न्यूट्रिशन मोड प्रेजेंट होता है। और हमने साथ ही साथ में होलोजोइक न्यूट्रिशन की स्टेप्स देखी थी बेटा, और हमने डिस्कस किया था कि होलोजोइक न्यूट्रिशन की जितनी भी स्टेप्स है वो एक ह्यूमन बीइंग्स में या फिर जितने भी एनिमल्स हैं उनके अंदर सिमिलर है। ह्यूमंस में भी होलोजोइक न्यूट्रिशन की स्टेप्स कॉमन है और जितने भी एनिमल्स हैं उनके अंदर भी होलोजोइक न्यूट्रिशन की स्टेप्स बिल्कुल सेम है। हमने देखा था कि होलोजोइक न्यूट्रिशन मोड में अलग अलग स्टेप्स प्रेजेंट थी बेटा। क्या थी? सबसे पहले था इंजेशन, देन डाइजेशन, देन एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और सबसे लास्ट में था ईजेशन। और हमने देखा था बेटा कि अमीबा के अंदर ये स्टेप्स कहाँ कहाँ पे होती, इंजेशन कैसे होता है, डाइजेशन कैसे होता है, एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, एसिमिलेशन कैसे होता है और ईजेशन कैसे होता है। हमने डिस्कस किया था बेटा कि अमीबा किस टाइप का ऑर्गेनिज्म है। अमीबा एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। कैसा ऑर्गेनिज्म बेटा? यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। क्योंकि अमीबा के अंदर हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मोड प्रेजेंट होता है बेटा, क्योंकि ये फूड सिंथेसाइज नहीं कर सकता है, इसलिए इसमें कौन सा न्यूट्रिशन मोड है? हिट्रोट्रॉफिक। और हिट्रोट्रॉफिक में भी स्पेसिफाई किया था हमने, तो हिट्रोट्रॉफिक में भी कौन सा है? तो होलोजोइक। तो जितने भी एनिमल्स है बेटा उनमें ज़्यादा से ज़्यादा एनिमल्स के अंदर होलोजोइक न्यूट्रिशन मोड प्रेजेंट होता है। क्लियर? होलोजोइक न्यूट्रिशन मोड की स्टेप्स चाहे ह्यूमंस में, चाहे किसी और एनिमल्स में या फिर अमीबा के अंदर बिल्कुल सेम है ना? कोई चेंज नहीं है स्टेप्स में। जैसे हमारे अंदर भी इंजेशन डाइजेशन होता है, ऐसे ही इस अमीबा के अंदर भी होता है। लेकिन हमारी बॉडी कैसी है बेटा? हमारी बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है? ऑर्गन सिस्टम लेवल का। ठीक है, हमारी बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसा है? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? लेकिन बेटा अमीबा में ऑर्गन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। अमीबा एक बिल्कुल सिंपल टाइप का, या फिर बोल सकते हैं एक कैसा ऑर्गेनिज्म बेटा? लोअर ऑर्गेनिज्म। मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको अमीबा कैसा ऑर्गेनिज्म है, एक लोअर ऑर्गेनिज्म है। अमीबा यूकैरियोटिक है। अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन मोड हिट्रोट्रॉफिक है। हिट्रोट्रॉफिक में भी अगर स्पेसिफाई करता है, अगर आपको ऑप्शन में देता है हिट्रोट्रॉफिक आपको ऑप्शन नहीं देता है तो वहाँ पर लिखा होता है होलोजोइक। तो होलोजोइक भी बिल्कुल करेक्ट है। तो आपको समझ में आ गया कि कैसे अमीबा की बॉडी सिंपल होती है। अमीबा की बॉडी में एक सेल प्रेजेंट होती है। कितनी? एक सेल। तो अमीबा इसीलिए कैसा ऑर्गेनिज्म है? अमीबा एक यूनिसेलुलर है। कैसा ऑर्गेनिज्म बेटा? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अमीबा इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बिकॉज दे हैव ओनली अ सिंगल सेल। ठीक है, दे हैव ओनली अ सिंगल सेल। इसके पास में एक सिंगल सेल प्रेजेंट होती है और उसी सिंगल सेल से ये अपने बॉडी के फंक्शंस को परफॉर्म करता है। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में एक डायग्राम देखा था बेटा, ये वाला, और हमने देखा था कि कैसे अमीबा के अंदर ये सारी होलोजोइक की न्यूट्रिशन की डिफरेंस स्टेप परफॉर्म हो रही है। सबसे पहले इंजेशन हो रहा है यहाँ पे। तो मैंने आपसे बोला था जैसे ह्यूमन में, अब एक बार हम ह्यूमन से कंपेयर करके देख लेते हैं। सबसे पहले स्टेप देखते हैं हम इंजेशन। तो बेटा इंजेशन स्टेप ह्यूमन के अंदर किसके थ्रू हो रही थी? माउथ के थ्रू, है ना? फूड को कैसे ले रहे थे हम? फूड का इंटेक कैसे कर रहे थे बेटा? तो माउथ के थ्रू कर रहे थे। लेकिन अमीबा में माउथ की ओपनिंग नहीं होती है और ना ही एनस की ओपनिंग होती है। अमीबा एक सिंपल ऑर्गेनिज्म है। जैसे ह्यूमन में अलग ओपनिंग होती है बेटा, फूड के इंजेशन के लिए अलग ओपनिंग होती है माउथ, और फूड जितना भी डाइजेस्ट हो जाता है उसके बाद में अनडाइजेस्टेड वेस्ट को रिमूव करने के लिए एक अलग ओपनिंग प्रेजेंट होती है। इसी अलग ओपनिंग को बोलते हैं बेटा एनस। क्लियर?
तो अमीबा में तो ऐसा नहीं है, अमीबा में ऐसा नहीं होता है। तो अमीबा में क्या होता है बेटा, अमीबा में फूड के इंजेशन और फूड के जो बेटा इंजेशन है और साथ ही साथ लोकोमोशन, मतलब फूड का इंटेक करने के लिए और लोकोमोशन करने के लिए एक ही पार्ट होता है बेटा, या फिर ये एक पार्ट फॉर्म करता है जो कि एक फॉल्स फीट की तरह स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, ये फीट की तरह स्ट्रक्चर दिख रही है लेकिन ये एक एक्चुअल में फीट नहीं है बेटा, इसीलिए इसको बोलते हैं स्यूडोपोडिया। स्यूडो का मतलब होता है बेटा फॉल्स, स्यूडो का मतलब क्या होता है, फॉल्स, और पोडिया का मतलब होता है फीट। तो फॉल्स फीट लाइक स्ट्रक्चर, और यही फॉल्स फीट लाइक स्ट्रक्चर इस अमीबा को फूड के इंजेशन और साथ ही साथ में इसको मूवमेंट करने में, या फिर बोल सकते हैं हम लोकोमोशन करने में हेल्प करती है, एक से दूसरी जगह जाने में हेल्प करती है। तो देखा था हमने, ये सारी स्टेप्स देख ली थी। इंजेशन के बाद में हमने देखा डाइजेशन। तो जैसे कि ह्यूमंस में डाइजेशन स्टमक के अंदर होता है मेनली, स्टार्ट तो बकल कैविटी से हो जाता है बेटा, ये भी हमने एक क्लास में डिस्कस किया था। स्टार्ट कहाँ पे होता है, हमारे माउथ से, क्योंकि माउथ के अंदर सलाइवा होती है, इसीलिए फूड का जो डाइजेशन है वो सलाइवा से होना स्टार्ट हो जाता है या फिर माउथ के अंदर होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन मेनली जो फूड का डाइजेशन है वो स्टमक के अंदर होता है। और डाइजेशन का मतलब क्या है, तो डाइजेशन का मतलब है ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मैटर इनटू सिंपल न्यूट्रिएंट। ठीक है, ऐसे ही अमीबा में तो स्टमक नहीं है बेटा, अमीबा तो एक सिंगल सेल से मिलके बना है, तो इसमें तो ऑर्गन प्रेजेंट है ही नहीं जैसे हमारी बॉडी के अंदर है। तो इसमें क्या होता है, इसमें एक फूड वैक्यूल फॉर्म होती है, जैसे यहाँ पे जैसे ही फूड इसकी बॉडी के अंदर जाएगा, ये क्या बनाएगा बेटा, एक फूड वैक्यूल। और इस फूड वैक्यूल के अंदर काफ़ी सारे केमिकल्स होते हैं जिन्हें बोलते हैं हम एंजाइम्स। ठीक है, और यही एंजाइम्स इस कॉम्प्लेक्स फूड को, ये जो कॉम्प्लेक्स फूड है बेटा, इस कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट करता है या फिर ब्रेक डाउन करने का काम करता है, क्योंकि जब ये कॉम्प्लेक्स फूड ब्रेक डाउन होगा तभी एनर्जी रिलीज होगी। तो यहाँ पर दिखा रखा है कि इसके बाद में कैसे एब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो जैसे ही ये सिंपल न्यूट्रिएंट में कन्वर्ट होंगे बेटा, ये सिंपल न्यूट्रिएंट इस साइटोप्लाज्म में, जो कि न्यूक्लियस के सराउंडिंग जितना भी लिक्विड पार्ट है उसमें क्या होंगे, डिफ्यूज़ होंगे, और डिफ्यूजन प्रोसेस हम आगे डिस्कस करेंगे, तो डोंट वरी। इसके बाद में डिफ्यूजन होने के बाद में बेटा लास्ट स्टेप होने से पहले क्या होता है, जब वेस्ट को रिमूव करना है उससे पहले क्या होता है, एसिमिलेशन, जहाँ पर जितने भी न्यूट्रिएंट है उनका यूटिलाइजेशन होता है। यूटिलाइज होने का मतलब क्या है बेटा, कि ये न्यूट्रिएंट्स एनर्जी बनाएंगे इन द फॉर्म ऑफ किसमें, ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में। और बेटा इसी ATP को बोलते हैं हम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट या फिर सेल्यूलर एनर्जी। क्या बोलते हैं बेटा, सेल्यूलर एनर्जी या फिर एनर्जी करेंसी। क्या बोलते हैं, एनर्जी करेंसी। क्लियर। तो एनर्जी करेंसी या फिर जो सेल्यूलर एनर्जी है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है इसको क्या बोलते हैं, तो आपको पता होना चाहिए ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को बनाने का काम सेल का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है बेटा, जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे सेल चैप्टर के अंदर आगे। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया ATP बनाता है बेटा, और ये ATP कहाँ काम आएगी, तो हम जितने भी फंक्शंस करते हैं इन सब में ATP यूटिलाइज होती है, एनर्जी लगती है। हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी केमिकल्स रिएक्शन हो रही है उनमें भी एनर्जी का यूज़ होता है। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा, एकदम समझ में आ गया। अब हम जो पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं एक बार, उससे पहले हम पहले डिस्कस कर लेते हैं ईजेशन, लास्ट स्टेप को। ईजेशन क्या होता है बेटा, कि जितना भी वेस्ट पार्ट है फूड का, जो कि अनडाइजेस्टेड पार्ट है फूड का, उसको बॉडी से रिमूव करने की ज़रूरत है ना। रिमूव कैसे होता है बेटा, तो रिमूव यहाँ पे दिखा रखा है कि किस तरीके से ये फूड वैक्यूल, जिसके अंदर अब वेस्ट पार्ट रह गया है फूड का, क्योंकि जितने भी न्यूट्रिएंट्स थे वो तो सारे साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज़ हो गए। अब जितना भी वेस्ट पार्ट है इस वैक्यूल के अंदर है, और ये वैक्यूल जैसे ये वैक्यूल मूव करती हुई इस अमीबा की सरफेस के पास जाएगी। सरफेस के पास जाने के बाद में ये इस तरीके से बर्स्ट हो जाती है, फट जाती है,
और जितना भी एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट होता है बेटा, जितना भी वेस्ट पार्ट होता है फूड का, वो बॉडी से रिलीज हो जाता है ना, एलिमिनेशन हो जाता है उसका। और जितना भी बेटा वेस्ट पार्ट है उसको बॉडी से रिमूव करना काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो इजेशन भी इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि जितने भी अनडाइजेस्टेड वेस्ट है बेटा, अगर ज़्यादा अमाउंट में स्टोर होंगे तो बॉडी के अंदर टॉक्सिसिटी हो सकती है, और टॉक्सिसिटी की वजह से जितने भी बॉडी के फंक्शंस हैं उनमें डिस्टरबेंस हो सकती है। अगर जैसे सपोज हमारी बात करें तो हमारे बॉडी ऑर्गन्स फेलियर होने के चांसेस हो सकते हैं, जैसे किडनी फेलियर के चांसेस हो सकते हैं। इसके बाद में हम देख लेते हैं कि क्या थ्योरी पार्ट में लिखा हुआ है, तो ये डिस्कस कर लेते हैं पहले इसको हम, कि न्यूट्रिशन इन अमीबा, अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन कैसा होता है। मैंने आप सबसे पहले डिस्कस किया कि अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और रहता कहाँ पर है बेटा, इसका हैबिटेट क्या है, तो इसका हैबिटेट है वाटर, मीन्स ये वाटर के अंदर रहता है। इसका हैबिटेट क्या है बेटा, वाटर। और कैसा ये ऑर्गेनिज्म है, तो यूनिसेलुलर। यूनि का मतलब होता है बेटा एक, सेलुलर मतलब सेल, इसकी बॉडी के अंदर एक सेल प्रेजेंट होती है, क्लियर। इसके अंदर न्यूट्रिशन मोड किस टाइप का होता है, तो न्यूट्रिशन मोड होता है बेटा होलोजोइक। हेटेरोट्रॉफिक में किस टाइप का, होलोजोइक न्यूट्रिशन मोड। तो कैसा क्वेश्चन दिया है आपको, उस हिसाब से आपको आंसर लगाना है। अगर आपको दिया है ऑप्शन में हेटेरोट्रॉफिक तो हेटेरोट्रॉफिक लगाना है, अगर ऑप्शन में दिया है आपको होलोजोइक तो आपको होलोजोइक लगाना है। अगर दोनों दिए हैं आपको ऑप्शन में तो या तो ए और बी दिया होगा, और ये आपसे पूछ लिया कि ए और बी भी नहीं दिया, अगर दोनों नहीं दे रखे हैं आपको किसी ऑप्शन में, और आपको एक ऑप्शन में दिखता है हेटेरोट्रॉफिक, दूसरे ऑप्शन में दिखता है आपको होलोजोइक, तीसरे ऑप्शन में पैरासिटिक, और फोर्थ ऑप्शन में आपको लिखा हुआ है कि नन, तो क्या करोगे आप, तो ज़्यादा स्पेसिफाई आंसर कौन सा है बेटा, होलोजोइक, ठीक है, तो हम होलोजोइक को करेक्ट करेंगे, क्लियर। इसके बाद में यहाँ पर लिखा है द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड इज बाय फेगोसाइटोसिस। तो बेटा फूड इनटेक का जो पार्ट है ना, ये इसको बोलते हैं हम फेगोसाइटोसिस। अब इसको समझना थोड़ा सा, फेगोसाइटोसिस क्या होता है, ये टर्मिनोलॉजी है बेटा एक, ठीक है। फेगोसाइटोसिस का नॉर्मल मतलब होता है बेटा सेल ईटिंग। फेगोसाइटोसिस का नॉर्मल मीन्स क्या होता है बेटा, सेल ईटिंग। सेल ईटिंग का मतलब क्या है, एक सेल, जब हम सेल चैप्टर पढ़ेंगे बेटा तब आपको थोड़ा सा और ज़्यादा डिटेल में समझ में आएगा। तो बेटा दो प्रोसेस होते हैं, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस, क्लियर। एंडो का मतलब क्या होता है बेटा, अंदर, और एक्सो मतलब क्या होता है, बाहर। साइटोसिस, साइटोसिस मतलब साइटोप्लाज्म में, जब सेल के अंदर कोई मॉलिक्यूल बाहर से सेल के अंदर मूव करता है बेटा साइटोप्लाज्म में। हमें समझ में आ गया ना साइटोप्लाज्म क्या होता है, तो न्यूक्लियस के पास में जितना भी लिक्विड पार्ट होता है बेटा न्यूक्लियस के सराउंडिंग, उसे बोलते हैं हम साइटोप्लाज्म। जब बाहर से कोई भी मॉलिक्यूल सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में मूव करता है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम बेटा एंडोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस। और जब कोई मॉलिक्यूल सेल के अंदर से, ठीक है, साइटोप्लाज्म में से सेल के बाहर मूव करता है तो इसको बोलते हैं बेटा हम एक्सोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं, एक्सोसाइटोसिस। समझ में आया, दो प्रोसेस है बेटा, एक है एंडोसाइटोसिस, एक है एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस का मतलब क्या है, जब भी कोई मॉलिक्यूल बाहर से सेल के अंदर मूव करता है तो इसको बोलते हैं हम एंडोसाइटोसिस, क्लियर। और जब भी कोई मॉलिक्यूल सेल के अंदर से सेल के बाहर मूव करता है बेटा तो इसको बोलते हैं इस प्रोसेस को एक्सोसाइटोसिस, ठीक है। तो एंडोसाइटोसिस क्या होता है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड द सेल या इनसाइड द साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। और एक्सोसाइटोसिस क्या होता है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू आउटसाइड इज कॉल्ड एक्सोसाइटोसिस। तो जब कोई मॉलिक्यूल बाहर से सेल के अंदर मूव करता है तो इसको बोलते हैं हम एंडोसाइटोसिस, और जब कोई मॉलिक्यूल सेल के अंदर से सेल के बाहर मूव करता है तो इसको बोलते हैं हम एक्सोसाइटोसिस, क्लियर। समझ में आ गया हमें ये एंडोसाइटोसिस क्या है और एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस क्या है। अब थोड़ा और समझने की कोशिश करना
कि बेटा ये जो एंडोसाइटोसिस है, जहां मॉलिक्यूल बाहर से, सेल के बाहर से सेल के अंदर मूव कर रहे हैं, समझने की कोशिश करना, थोड़ा ध्यान देना। एंडोसाइटोसिस में मॉलिक्यूल सेल के बाहर से सेल के अंदर मूव करते हैं। मींस कहाँ मूव करते हैं बेटा? साइटोप्लाज्म में। तो ये मॉलिक्यूल अगर सॉलिड होते हैं, सॉलिड मॉलिक्यूल है, हमने क्या डिस्कस किया था कि होलोजोइक न्यूट्रिशन मोड कैसा होता है, जहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म सॉलिड फूड को भी कंज्यूम कर सकता है और लिक्विड फूड को भी कंज्यूम कर सकता है। तो अगर सॉलिड फूड को कंज्यूम करता है एक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, या फिर लिक्विड फूड को कंज्यूम करता है, इसी न्यूट्रिशन मोड को बोलते हैं हम होलोजोइक न्यूट्रिशन मोड। और जो बेटा फूड होता है किस फॉर्म में होता है? कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। तभी तो इतनी सारी स्टेप्स होती है हमारी बॉडी के अंदर, डाइजेशन, एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन। तो बेटा जब अगर सॉलिड फूड का एंडोसाइटोसिस होता है, सॉलिड फूड अगर सेल के बाहर से सेल के अंदर मूव करता है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम फेगोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं बेटा? फेगोसाइटोसिस या फिर सेल ईटिंग। क्या बोलते हैं? सेल ईटिंग। फेगोसाइटोसिस या फिर सेल ईटिंग किसको बोलते हैं? जब सॉलिड मॉलिक्यूल्स सेल के बाहर से साइटोप्लाज्म में मूव करते हैं सेल के, तब इसको क्या बोलते हैं? फेगोसाइटोसिस। या फिर इसका दूसरा नाम क्या है, इसको और क्या बोलते हैं बेटा? सेल ईटिंग। तो इस तरीके का क्वेश्चन भी आपको मिल सकता है। अगर दूसरा सुनना बेटा ध्यान से, अगर लिक्विड फॉर्म में है फूड, अगर लिक्विड फॉर्म में है फूड, तब उसे बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं बेटा? पिनोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं? पिनोसाइटोसिस। PINOCYTOSIS, पिनोसाइटोसिस। या फिर इसका सिंपली मीन क्या है? सेल ड्रिंकिंग। क्या है बेटा? सेल ड्रिंकिंग। फेगोसाइटोसिस मतलब सेल ईटिंग और पिनोसाइटोसिस मतलब सेल ड्रिंकिंग, क्योंकि यहाँ पर लिक्विड मॉलिक्यूल बाहर से सेल के अंदर मूव कर रहे हैं। यहाँ तक हमें बिल्कुल समझ में आ गया कि एंडोसाइटोसिस प्रोसेस दो तरह का होता है बेटा, फेगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस में सॉलिड मॉलिक्यूल सेल के बाहर से सेल के अंदर मूव करते हैं साइटोप्लाज्म वाले पार्ट में, और पिनोसाइटोसिस में सेल के बाहर से लिक्विड मॉलिक्यूल्स सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में मूव करते हैं। तो दोनों प्रोसेस को कंबाइंडली बोलते हैं हम एंडोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं? एंडोसाइटोसिस। एंडो का मतलब होता है बेटा अंदर जाना, साइटोसिस मतलब साइटोप्लाज्म में। तो बाहर से मॉलिक्यूल्स अंदर जा रहे हैं सेल के साइटोप्लाज्म में। क्लियर? यहां तक समझ में आ गया? इसके बाद में हमें एक्सोसाइटोसिस भी समझ में आ गया कि बाहर सेल के अंदर से मॉलिक्यूल सेल के बाहर मूव कर रहे हैं। एक्सो मतलब क्या होता है? बाहर। साइटोसिस मतलब साइटोप्लाज्म, मतलब साइटोप्लाज्म से बाहर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट। तो ये आपको टॉपिक थोड़ा सा पढ़ने को मिलेगा सेल चैप्टर में, लेकिन हमने थोड़ा सा यहाँ पर भी पार्ट देख लिया, तो आप इसको याद रखना, इसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं और मैं आपको प्रैक्टिस के लिए भी दे सकता हूँ। इसके बाद में जो हमने स्टेप्स देखी है कि अमीबा में किस तरीके से होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है और क्या क्या स्टेप्स होती हैं, तो सारी स्टेप्स हम डिस्कस कर लिए, लेकिन फिर भी थियरी पार्ट देख लेते हैं हम। तो इंजेशन का मतलब क्या होता है? सिंस इट इज यूनिसेलुलर, सो अ सिंगल सेल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट ऑल द वाइटल एक्टिविटीज। ठीक है, तो मतलब क्या होता है बेटा? फूड का इंटेक होता है, और इसी फूड का इंटेक ये जो अमीबा है वो सिंगल सेल के थ्रू करता है, और इसी सिंगल सेल के थ्रू सारी एक्टिविटीज परफॉर्म होती है। Food is ingested with the help of pseudopodia. Animals engulf the food particles lying near it by forming pseudopodia around it. ठीक है, तो क्या होता है बेटा कि ये जो अमीबा है ये फूड को एनगल्फ कैसे करता है? बॉडी के अंदर कैसे लेता है बेटा? है ना, एनगल्फ मतलब बॉडी के अंदर लेना उसको। ठीक है, तो फूड पार्टिकल को बॉडी के अंदर कैसे लेता है? तो ये फूड पार्टिकल्स के सराउंडिंग अपनी आउटग्रोथ फॉर्म करता है, और इसी आउटग्रोथ को बोलते हैं बेटा हम स्यूडोपोडिया। यहाँ पर लिखा हुआ है स्यूडोपोडिया, ये इसी के साथ पॉइंट है। ठीक है, इसे क्या बोलता है बेटा? स्यूडोपोडिया। क्लियर? इसके बाद में
ये सूडोपोडिया जो है इस पार्टिकल के, जो फूड पार्टिकल है बेटा, कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल, इसके सराउंडिंग मूव होते हैं और मूव होने के साथ ही ये सूडोपोडिया बाद में फ्यूज हो जाते हैं। क्या हो जाता है बेटा? फ्यूज। और फ्यूज होते ही ये एक बॉडी के अंदर वैक्यूल फॉर्म कर लेते हैं और इस वैक्यूल के अंदर ही सारा कॉम्प्लेक्स फूड होता है, जैसा कि हमने पिक्चर में देखा था। और यही जो बेटा फूड वैक्यूल है, ये फूड वैक्यूल फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है और साथ ही साथ में एक टेम्परेरी स्टमक की तरह एक्ट करती है। कैसे एक्ट करती है बेटा? टेम्परेरी स्टमक की तरह। अब टेम्परेरी स्टमक का क्यों बोल रहे हैं हम? टेम्परेरी स्टमक की तरह वर्क करती है बेटा, तो मैंने आपको बताया था डायग्राम में कि जैसे हमारा स्टमक है जो कि फूड को डाइजेस्ट करता है बेटा, हमारे स्टमक के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। जब हम स्टमक को डिस्कस करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि हमारे स्टमक के अंदर बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो कि एंजाइम्स का वर्क करते हैं। ये एंजाइम्स से करते हैं बेटा, तो ये एंजाइम्स कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट करने का काम करते हैं, ताकि ये सिंपल न्यूट्रिएंट या फिर सिंपल फूड हमारी इंटेस्टाइन की वॉल के अंदर इजीली एब्जॉर्ब हो सके। क्लियर? इसके बाद में नेक्स्ट है डाइजेशन। The enzymes from surrounding cytoplasm enter the food vacuole and break down the food into smaller and soluble form। ठीक है, अब क्या होता है बेटा, जैसे ही ये सूडोपोडिया आपस में फ्यूज होते हैं तो ये एक फूड वैक्यूल फॉर्म कर लेते हैं। इस फूड वैक्यूल के अंदर सेल के साइटोप्लाज्म से काफ़ी सारे जो एंजाइम्स होते हैं बेटा इस फूड वैक्यूल के अंदर मूव करते हैं, जिसको हम बोल रहे हैं टेम्परेरी स्टमक। इस फूड वैक्यूल के अंदर मूव करते हैं और जो फूड है बेटा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, इसे सिंपल फॉर्म में या फिर सॉल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे जो डाइजेशन है बेटा कहाँ हो रहा है? सेल के अंदर। तो इसीलिए डाइजेशन दो तरह के होते हैं बेटा, इंट्रासेलुलर डाइजेशन और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पर एमीबा में जो डाइजेशन होता है वो किस टाइप का होता है? इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। मतलब क्या है इसका इंट्रासेलुलर डाइजेशन का, कि जितना भी डाइजेशन वाला पार्ट है वो सेल के अंदर कंप्लीट होता है। तो अमीबा के अंदर किस टाइप का डाइजेशन होता है बेटा? इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। कैसा होता है? इंट्रा सेलुलर डाइजेशन, मतलब जितना भी डाइजेशन वाला पार्ट है वो सेल के अंदर कंप्लीट होता है। क्लियर? इसके बाद में यहाँ तक समझ में आ गया बेटा? तो डाइजेशन होने के बाद में क्या होता है, ये जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है ये सॉल्यूबल फॉर्म में या फिर स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद में थर्ड स्टेप है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है? जैसे हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है, जैसे ही फूड कॉम्प्लेक्स सॉल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो हमारी जो इंटेस्टाइन है बेटा, हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो क्या करती है? न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करती है। तो हमारी इंटेस्टाइन की जो वॉल है वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेती है ना। लेकिन इस अमीबा के अंदर तो कोई इंटेस्टाइन जैसा पार्ट नहीं है, क्योंकि अमीबा तो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। और इंटेस्टाइन क्या है? इंटेस्टाइन तो बेटा एक ऑर्गन है ना। जैसे हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग ऑर्गन है, ऐसे इंटेस्टाइन भी क्या है? एक ऑर्गन है। जो कि ऑर्गन किससे मिलके बनते हैं बेटा? सबसे पहले बॉडी के अंदर सेल्स होती हैं और उन सेल्स से मिलके बनते हैं बेटा टिश्यूज। बहुत सारे टिश्यूज से मिलके बनता है बेटा टिश्यू सिस्टम, और बहुत सारे टिश्यू सिस्टम से मिलके बनते हैं ऑर्गन, और ऑर्गन से मिलके बनते हैं बेटा ऑर्गन सिस्टम। जैसे हमारी बॉडी के अंदर काफ़ी सारे सिस्टम प्रेजेंट है, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, है ना। ऐसे ही इस अमीबा के अंदर हम देखें, कंपेयर करें तो अमीबा के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। अमीबा के अंदर एक सिंपल सेल है, एक सेल प्रेजेंट है, और एक सेल प्रेजेंट है तो ऑर्गन प्रेजेंट होने का तो हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि इसके अंदर तो प्रेजेंट होता ही नहीं है ऑर्गन, क्योंकि यहाँ तो बस एक सेल प्रेजेंट है। क्लियर? तो एब्जॉर्प्शन कैसे होता है इसमें? तो यहाँ पर जितना भी डाइजेस्टेड फूड होता है बेटा, ये लिखा हुआ है द डाइजेस्टेड फूड इज नाउ एब्जॉर्ब्ड बाय द साइटोप्लाज्म बाय सिंपल डिफ्यूजन। तो अब जितना भी सिंपल फूड कन्वर्ट हुआ है बेटा, सिंपल फॉर्म में फूड कन्वर्ट हुआ है, वो क्या होगा? सीधे साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज होगा। क्लियर?
और डिफ्यूजन प्रोसेस क्या होता है तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं अभी, और बाकी का पार्ट जो है हम देखेंगे आगे। तो बेटा डिफ्यूजन प्रोसेस हमेशा सॉलिड और गैसियस मॉलिक्यूल्स के लिए अप्लाई होता है। डिफ्यूजन प्रोसेस हमेशा सॉलिड और गैसियस मॉलिक्यूल्स के लिए अप्लाई होता है। और यहाँ पे सॉलिड और गैसियस मॉलिक्यूल्स कैसे मूव करते हैं, तो हमेशा ज़्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की तरफ, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, सॉलिड एंड गैसियस मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो सॉलिड या फिर गैस मॉलिक्यूल्स हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। अब बेटा कंसंट्रेशन का क्या मतलब है कि मतलब जहाँ पे सॉलिड और लिक्विड के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं वहाँ से कम की तरफ। तो अब इस फूड वैक्यूल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है बेटा वो क्या है, ज़्यादा, और साइटोप्लाज्म में क्या है, कम। इसीलिए जो डिफ्यूजन हो रहा है बेटा वो कैसे हो रहा है, फूड वैक्यूल से साइटोप्लाज्म की तरफ। तो जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो फूड वैक्यूल से साइटोप्लाज्म की तरफ मूव करेंगे। तो यही प्रोसेस है बेटा सिंपल डिफ्यूजन। यही प्रोसेस क्या है, सिंपल डिफ्यूजन। तो छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, इनको आपको ध्यान रखना है कि डिफ्यूजन का मतलब क्या है, फेगोसाइटोसिस का मतलब क्या है, पिनोसाइटोसिस का मतलब क्या है, एंडोसाइटोसिस का मतलब क्या है, एक्सोसाइटोसिस का मतलब क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। एसिमिलेशन क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, दी फूड एब्जॉर्ब इन अमीबा इज यूज टू ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम रेस्पिरेशन फॉर इट्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे क्या होता है, एसिमिलेशन प्रोसेस मैंने बताया था। एसिमिलेशन के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट है वो यूटिलाइज होंगे और यूटिलाइज होके एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं एटीपी की फॉर्म में। और इसी एटीपी से ये रेस्पिरेशन, इसी एटीपी से इसकी लाइफ के सारे प्रोसेस कंप्लीट होते हैं बेटा, सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन, जितने भी हम प्रोसेस होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, वैसे ही ये अपने सारे प्रोसेस इसी एटीपी के थ्रू क्या करता है, कंप्लीट करता है। इसके बाद में सबसे लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट स्टेप है ईजेशन, मीन्स अनडाइजेस्टेड फूड इज थ्रोन आउट ऑफ द सेल। मतलब जितना भी बचा कुचा पार्ट है फूड का, अनडाइजेस्टेड वाला पार्ट है, उसको बॉडी से रिमूव करना। तो हमारी ह्यूमंस में तो क्या होता है, हमारी ह्यूमंस में तो ओपनिंग होती है स्पेशल इसके लिए, जिसे बोलते हैं हम एनस। लेकिन इस अमीबा के अंदर ऐसी कोई ओपनिंग प्रेजेंट नहीं है। तो अमीबा क्या करता है बेटा, कैसे करता है ये एक्सक्रीशन, तो इसकी बॉडी पे वैक्यूल, बॉडी के सरफेस के पास जाके वैक्यूल बर्स्ट हो जाती है, फट जाती है, और जिससे जितना भी अनडाइजेस्टेड वेस्ट पार्ट है वो बॉडी से बाहर रिलीज कर दिया जाता है। तो ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ में आया आपको बिल्कुल कि कैसे इसमें सारे पार्ट कंप्लीट हो रहे हैं। हमने थियरी पार्ट भी देख लिया इसका। नेक्स्ट लेक्चर में हम ह्यूमंस के अंदर स्टार्ट करेंगे, ह्यूमंस में किस तरीके से ये होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, और एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है बेटा, और क्या क्या पार्ट्स हैं हमारे, कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम में इन्वॉल्व है, और कौन कौन सी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम ह्यूमंस के अंदर स्टार्ट करेंगे कि किस तरीके से ह्यूमंस के अंदर डाइजेशन प्रोसेस होता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। इसके बाद का पार्ट जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक के लिए कंटेंट से रिलेटेड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। बाकी हम जब क्वेश्चंस करेंगे तब आपको जो डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड लक।